आज की मेरी टॉपिक है अधिगम या फिर सीखना। तो अधिगम का प्रस्तावना देखते हैं। मानव जीवन में सीखने की प्रक्रिया जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य जीवन भर विभिन्न अनुभवों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। प्रारंभ में शिशु बिल्कुल असहाय और पराश्रित होता है, किंतु धीरे धीरे वह बालक अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन की प्रक्रिया में वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इसे ही मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम या सीखना कहा है। अब आता है अधिगम का ऐतिहासिक व सैद्धांतिक पृष्ठभूमि। थार्नडाइक ने अधिगम के विषय में संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अधिगम के दृष्टिकोण से। अधिगम का अर्थ, अधिगम क्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, अर्थात अधिगम का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा क्रिया करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। व्यवहार में हुआ यह परिवर्तन कुछ समय तक बना रह सकता है। यह परिवर्तन मनुष्य के पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, जिसमें पहला हम देखते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार। सीखना ज्ञान, आदतों एवं अभिवृत्ति का अर्जन है। गेट्स व अन्य ने अधिगम को इस प्रकार परिभाषित किया है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। वुडवर्थ ने अधिगम को इस प्रकार परिभाषित किया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिगम के नियम। सीखने के अनेक नियम हैं, जिसका प्रतिपादन मनोवैज्ञानिकों ने किया है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्गीकरण थार्नडाइक का है। थार्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्रमशः 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम का प्रतिपादन किया है। प्रथम 3 नियमों का प्रतिपादन प्रारंभ में किया गया, जिसे मुख्य नियम कहा जाता है, जबकि अन्य 5 नियम का प्रतिपादन बाद में किया गया, जिसे गौण नियम कहा जाता है। पहले हम देखते हैं अधिगम के मुख्य नियम। इसमें पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता से तात्पर्य सीखने की तत्परता से है। सीखने वाला जब तक तत्पर नहीं होगा, अधिगम या सीखने की प्रक्रिया नहीं हो सकता। तत्परता से यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि सीखने वाला सीखने में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करते हुए सीखने हेतु तैयार होते हैं। जब तक सीखने वाला तत्पर न हो, कोई भी उसे सिखा नहीं सकता। जैसे बालक को विद्यालय लाया जा सकता है, लेकिन उसे ज़बरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता। सीखने के लिए विद्यार्थी में तत्परता होना चाहिए। तत्परता व संतोष का सकारात्मक संबंध होता है। जब व्यक्ति तत्पर होता है तो वह जल्दी सीखता है, वह उसे संतोष की प्राप्ति होती है। तत्परता के माध्यम से प्राप्त संतोष एवं असंतोष की व्याख्या थार्नडाइक ने निम्न प्रकार से की है। पहला कंडीशन आता है जब व्यक्ति कार्य करने हेतु तत्पर होते हैं, वह कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, तो व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है। दूसरा कंडीशन आता है जब व्यक्ति कार्य करने हेतु तत्पर रहता है, वह उसे कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को असंतोष या फिर खीज उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कंडीशन में व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता है, वह कार्य करने कहा जाए तो भी व्यक्ति को असंतोष होगा, वह उसमें खीज उत्पन्न हो जाएगा। अधिगम के मुख्य नियम में दूसरा नियम आता है अभ्यास का नियम। थार्नडाइक ने सीखने के दूसरे नियम के रूप में अभ्यास को महत्व दिया है। थार्नडाइक कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया अभ्यास से ही पूर्ण होती है। किसी क्रिया की पुनरावृत्ति करने पर वह क्रिया स्थायी हो जाता है। जिस क्रिया को दोहराया नहीं जाता, उस क्रिया को समय के साथ व्यक्ति भूल जाता है। अर्थात किसी भी ज्ञान या क्रिया का उपयोग निरंतर किया जाना चाहिए। थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम में अभ्यास के नियम का कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना की है। वह स्पष्ट किया है कि केवल अभ्यास से सीखने का कारक नहीं होता, बल्कि सीखने में सूझ व समझ की भी आवश्यकता होती है। सूझ व समझ के द्वारा ही व्यक्ति सीखे हुए ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है।
केवल अभ्यास के द्वारा सीखे हुए ज्ञान को रटने की श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे स्पष्ट है कि केवल अभ्यास ही महत्वपूर्ण नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर थार्नडाइक ने अपने नियम में थोड़ा संशोधन करके नियंत्रित अभ्यास के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार अभ्यास के साथ साथ अर्थग्रहण, सूझ, समझ, तर्क, संकेत इत्यादि को भी महत्व प्रदान किया जाता है। सीखने के मुख्य नियम में तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। इस सिद्धांत को उद्दीपन एवं अनुक्रिया के संबंध के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा उद्दीपन प्रदान किया जाएगा वैसे ही अनुक्रिया होगी। सकारात्मक उद्दीपन का प्रभाव अनुक्रिया को बढ़ाता है व नकारात्मक उद्दीपन अनुक्रिया को घटाता है, वह सीखने को बाधित करता है। थार्नडाइक कहते हैं कि किसी क्रिया को करने के बाद यदि संतोष प्राप्त होता है तो वह क्रिया स्थायी हो जाता है, जबकि असंतोष क्रिया की पुनरावृत्ति व अधिगम को बाधित करता है। अर्थात व्यक्ति किसी कार्य या ज्ञान को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। प्रभाव को पुरस्कार एवं दंड के रूप में परिभाषित किया गया है। थार्नडाइक के अनुसार पुरस्कार देने से संतोष उत्पन्न होता है, यह संतोष ही प्रभाव कहलाता है। जब पुरस्कार के स्थान पर दंड दिया जाता है तो अधिगम बाधित होता है। वह आगे चलकर 1930 में थार्नडाइक ने स्वयं अपने नियम में संशोधन किया और कहा कि पुरस्कार से व्यक्ति की अनुक्रिया में वृद्धि तो जरूर होती है, लेकिन दंड से वह अनुक्रिया कम हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। नकारात्मक अभिप्रेरणा के रूप में दंड से अनुक्रिया की पुनरावृत्ति रुकती नहीं बल्कि बढ़ भी सकती है। जैसे शिक्षक के दंड के भय से बालक गृह कार्य करके आते हैं। आगे चलकर थार्नडाइक ने इसे संक्षेपित प्रभाव का नियम कहा है। सीखने के 3 मुख्य नियम के बाद अब हम देखते हैं सीखने के गौड़ नियम, जिसकी संख्या 5 है। इसमें पहला है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। इस नियम में सीखने वाले की अभिवृत्ति को महत्व दिया जाता है। सीखने वाले की मनोवृत्ति यदि सकारात्मक है तो सीखने की गति में वृद्धि होगी। मनोवृत्ति को सीखने की तत्परता के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। जिसकी मनोवृत्ति तत्परता की होगी वह तुलनात्मक रूप से अधिक सीख सकता है। अतः बालक को सिखाने हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किया जाना चाहिए। सीखने के गौड़ नियम में दूसरा नियम है बहुअनुक्रिया का नियम। यह नियम बताता है कि बालक सीखने की प्रक्रिया में अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, जिसमें कुछ अनुक्रियाएं सीखने या लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है, उन्हें वह सीख लेता है, जबकि अन्य अनुक्रियाओं को वह भूल जाता है। तीसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। किसी भी प्रक्रिया के अनेक छोटे छोटे पद होते हैं जिनको सीखकर व्यक्ति संपूर्ण प्रक्रिया को सरलता से आत्मसात कर लेते हैं। जैसे कोई बालक पढ़ना सीखना चाहते हैं तो पढ़ने की क्रिया को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जा सकता है। पहले बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाए, फिर मात्राओं का ज्ञान, उसके बाद फिर उसे पढ़ना सिखाया जाए। इस प्रकार बालक सरलता से अंशों के माध्यम से पढ़ना सीख लेता है। अधिगम के गौड़ नियम में चौथा नियम है सदृशीकरण का नियम। इसको सीखने का स्थानांतरण भी कहा जाता है। व्यक्ति सामान्यतः एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान या कौशल को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने का प्रयास करता है। व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। एक परिस्थिति से प्राप्त अनुभव दूसरी परिस्थिति में कितना सहायक होगा, यह दोनों परिस्थितियों की समानता पर निर्भर करता है। दोनों परिस्थितियों में जितनी अधिक समानता होगी उतना ही अधिक स्थानांतरण होगा। जैसे बालक को यदि संस्कृत पढ़ना आता है वह उसे हिंदी पढ़ने कहा जाए तो वह संस्कृत के ज्ञान के माध्यम से हिंदी पढ़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि हिंदी एवं संस्कृत में समानता देखने को मिलती है। अतः कुछ हद तक बालक हिंदी को पढ़ने में सक्षम हो जाएगा। सीखने के गौड़ नियम में पांचवा नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम को पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन से भी जोड़कर समझा जा सकता है।
जैसे स्वाभाविक उद्दीपन को कृत्रिम उद्दीपक के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे कृत्रिम उद्दीपक प्राकृतिक उद्दीपक का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अधिगम के नियम के बाद आता है अधिगम या सीखने के प्रकार। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। सीखने को वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया है। उसुबेल ने सीखने को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो पहला है अभिग्रहण सीखना, दूसरा अन्वेषण सीखना, तीसरा रटकर सीखना, चौथा अर्थपूर्ण सीखना।